Hello and welcome to our channel Akar Foundation. I'm Rupali Raut and in this session we'll discuss about economic crisis in Sri Lanka. So let's see what actually economic crisis is. इस इकोनॉमिक क्राइसिस को ही दूसरे टर्म में फाइनेंशियल क्राइसिस भी बोला जाता है. सो इन कंसेप्चुअल टर्म इकोनॉमिक क्राइसिस मतलब जब हमारी कंट्री के फाइनेंशियल एसेट्स की नॉमिनल वैल्यू सडनली कम हो जाती है, जिससे कि कंट्री को कई सारे नेगेटिव इम्पैक्ट्स फेस करने पड़ते हैं, जैसे कि रिसेशन. अब आप सोच रहे होंगे कि रिसेशन क्या होता है. तो रिसेशन के पीरियड में कंट्री में जितने भी बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज है वो सक्सेसफुल स्टेज में नहीं होते हैं. इससे मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन या तो जॉबलेस हो जाती है या उन्हें कम वेजेस या कम सैलरी में ज़्यादा काम करना पड़ता है. सो दिस इज़ व्हाट अबाउट इकोनॉमिक क्राइसिस और फाइनेंशियल क्राइसिस. अब हम देखते हैं some key points about श्रीलंका. जब श्रीलंका 26 ईयर लॉन्ग वॉर सिचुएशन से उभर रहे थे, तब ये एक्सपेक्टेड था कि श्रीलंका की इकोनॉमी रिकवर हो जाएगी. हालांकि ऐसा हुआ भी. श्रीलंका के 1983 टू 2009 वॉर के बाद इनकी जीडीपी ग्रोथ 8 to 9% पर एनम हो गई थी. बट आफ्टर 2013 इनकी जीडीपी अगेन कम होती चली गई और वो इतनी कम हुई कि इट वॉज ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द जीडीपी ग्रोथ रेट. तो ये कुछ की पॉइंट्स है अबाउट श्रीलंका. इसके बाद हम देखते हैं कि ऐसे क्या रीजंस है कि श्रीलंका इस इकोनॉमिक क्राइसिस से गुजर रहा है. तो सबसे पहला रीज़न ये है कि श्रीलंका के टूरिज़्म सेक्टर में लॉस होने की वजह से, मतलब इनके टूरिज़्म में अंडर परफॉर्मेंस की वजह से इनका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कम होता चला गया. दूसरा रीज़न ये है कि इंपोर्ट्स पर, वो भी एसेंशियल कमोडिटीज़ के इंपोर्ट्स पर इनका डिपेंडेंस बढ़ता चला गया. नॉर्मली अदर कंट्रीज़ जब इंपोर्ट करती है तब होता ये है कि एसेंशियल कमोडिटीज़ हम सेल्फ मेड बनाते हैं और नॉन एसेंशियल कमोडिटीज़ को हम इंपोर्ट्स करते हैं, तो उससे फाइनेंशियल बर्डन नहीं होता. बट इन्होंने ऐसा करने के बजाय एसेंशियल कमोडिटीज़ का इंपोर्ट बढ़ा दिया. सो दिस इज़ वन ऑफ द सेकेंड रीज़न बिहाइंड इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका. अब तीसरा रीज़न ये है कि इन्होंने केमिकल फर्टिलाइज़र को कम्प्लीटली बैन करके ऑर्गेनिक फार्मिंग में स्विच कर लिया, जबकि ये केमिकल फर्टिलाइज़र का यूसेज कम करके भी ऑर्गेनिक फार्मिंग में कंटिन्यू कर सकते थे. सो दीज आर सम रीजंस बिहाइंड इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका. अब हम देखेंगे कि हमारे इंडिया की तरफ से श्रीलंका को क्या असिस्टेंस प्रोवाइड किया जा रहा है. तो पहला असिस्टेंस ये है कि $400 मिलियन का आरबीआई करेंसी स्वैप श्रीलंका को प्रोवाइड किया जा रहा है. सो आरबीआई करेंसी स्वैप मतलब फॉरेन की स्ट्रॉन्ग करेंसी को हमारी नेशनल मार्केट में इनफ्लो करके हमारी नेशनल करेंसी को स्ट्रेंथन करना, दैट इज़ आरबीआई करेंसी स्वैप. अब दूसरा असिस्टेंस ये है कि $500 मिलियन का लोन इन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, जो कि इन्हें
कुछ पीरियड के बाद ये लोन रीपे करना होगा। उसके बाद थर्ड असिस्टेंस है कि $1 बिलियन की क्रेडिट लाइन इन्हें प्रोवाइड की जा रही है फॉर एसेंशियल कमोडिटीज़ के इंपोर्टिंग के लिए। सो दीज आर सम असिस्टेंस जो कि इंडिया श्रीलंका को प्रोवाइड कर रहा है। अब हम आगे देखते हैं, विल दिस श्रीलंकन क्राइसिस अफेक्ट इंडिया? क्या श्रीलंकन का इकोनॉमिक क्राइसिस इंडिया को निगेटिवली अफेक्ट कर सकता है या नहीं? जैसे कि हमारा इंडिया इमीडिएट नेबर है श्रीलंका का, तो असिस्टेंस भी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। सो देर आर सम चांसेस, देर आर सम पॉसिबिलिटीज़ कि इंडिया पर इनके असिस्टेंस के लिए फाइनेंशियल बर्डन आ सकता है ड्यू टू श्रीलंका एंड IMF's बेल आउट ड्रामा। IMF का और श्रीलंका का जो बेल आउट ड्रामा की वजह से जो IMF से असिस्टेंस दिया जा रहा है श्रीलंका को, उसमें डिले हो रहा है और इसीलिए इंडिया ने श्रीलंका को $500 मिलियन का लोन प्रोवाइड किया है। इसके बाद हम देखते हैं, विल इट अफेक्ट अदर कंट्रीज? सो ऑब्वियसली यस, एट सम एक्सटेंट इट विल अफेक्ट अदर कंट्रीज टू, क्योंकि श्रीलंका ने जो इंपोर्ट्स कराए हैं अदर कंट्रीज से, उनका रीपेमेंट तो इन्हें करना होगा और इस इकोनॉमिक क्राइसिस के चलते ये रीपेमेंट कर नहीं सकते। सो ऑब्वियसली अदर कंट्रीज़ को भी ये निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि इस श्रीलंका की इकोनॉमिक क्राइसिस से हमें क्या लेसन्स मिलते हैं या क्या लेसन्स हमें लेने चाहिए सो दैट हमारी कंट्री ऐसे इकोनॉमिक क्राइसिस से ना गुजरे। जैसे कि श्रीलंका का अराउंड 10% फॉरेन डेट चाइना का है। सो इनका श्रीलंका का ह्यूज अमाउंट ऑफ बोरिंग चाइना का है, स्पेशली इंपोर्टिंग ऑफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर फ्रॉम चाइना। सो it has become bitterly contested due to low quality and high prices of China. So इस वजह से हमें लेसन ये मिलता है कि जब भी हमें चाइना से डील करनी हो तो बी कॉशियस। देन सेकेंड रीज़न ये है, मतलब सेकेंड लेसन हमें ये लेना चाहिए कि इनकी जो डायनास्टिक पॉलिटिकल अरेंजमेंट है ये अवॉइड करना। अब डायनास्टिक पॉलिटिकल अरेंजमेंट क्या होता है कि एक ही फैमिली के मल्टीपल मेंबर्स को पॉलिटिकल लीडर्स बनाना। इससे क्या होगा कि जो ह्यूज पावर है कंट्री की इकोनॉमी का, वो एक ही फैमिली के पास वो पावर आ जाएगा और उसमें दूसरों को इंटरफेयर करने की जगह नहीं मिलेगी। सो ये इनका दूसरा रीज़न है इकोनॉमिक क्राइसिस का, और हमें ये लेसन मिलता है कि डायनास्टिक पॉलिटिकल अरेंजमेंट को completely अवॉइड करना। सो दीज आर सम लेसन्स वी हैव टू टेक फ्रॉम दिस क्राइसिस। इसके बाद हम देखते हैं कि हमें क्या कंक्लूजन देखने को मिलते हैं। तो पहला कंक्लूजन ये है, हिस्टोरिकल इम्बैलेंस, मतलब सदियों पुरानी जो पॉलिसीज़ थी उसमें कोई अपडेट्स नहीं किए गए हैं। जो पॉलिसीज़ पहले चलती आ रही थी वो आज भी चलती आ रही है। देन कंडीशंस रिलेटेड टू IMF लोन, जैसे कि श्रीलंका एंड IMF का बेल आउट ड्रामा, मतलब श्रीलंका कई सालों से जो इंपोर्ट्स कर रहे हैं और IMF से लोन ले रहे हैं, वो ओल्डर डेब्ट्स तो ये रीपे कर नहीं पा रहे। तो ये एक
इस इकोनॉमिक क्राइसिस का कंक्लूजन है। देन थर्ड कंक्लूजन ये है कि फ्लॉड एंड मिसगाइडेड पॉलिसीज़, मतलब सिचुएशन के अकॉर्डिंग कोई भी पॉलिसीज़ ना बनाना। जैसे कि श्रीलंका अभी ये सोच रहे हैं कि खुद से ये नोट्स प्रिंटिंग कराए, जबकि हमारा इंडिया इस थॉट प्रोसेस को 90s में सोच रहा था, और इसके बाद हमारे इंडिया ने इस नोट्स प्रिंटिंग के हाईली प्रोडक्शन को अबेंडन कर दिया था, क्योंकि इससे इन्फ्लेशन रेट बढ़ सकता है। सो दीज आर सम मिसगाइडेड पॉलिसीज़। तो ये था कंप्लीट कंक्लूजन ऑफ इकोनॉमिक क्राइसिस इन श्रीलंका। So that's all for today. Thank you.